10th में मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, और तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब्जेक्ट, कंपनी लॉ, इसमें सेकंड ग्रुप में होता था ये एग्जीक्यूटिव के। मेरे समय में मेरे को 100 आउट ऑफ 88 मार्क्स आए थे इसमें। पूरे पूरे इंडिया में उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स थे मेरे को इस पे। हाँ, यू कैन क्लैप फॉर दिस। 6 सेमेस्टर में रैंक होल्डर रहा हूँ थ्रू आउट, 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके। स्कूल से, जिस स्कूल से अपन कंप्लेन ही सुनते हैं हमेशा, उस स्कूल से अपने को कॉल आया साक्षात प्रिंसिपल का। कहता बेटा आपको चीफ गेस्ट बन के आना है हमारे स्कूल में। कि आजमाया हुआ है मेरा। मैं अपनी एग्जीक्यूटिव की क्लास को लिटरली सिर्फ क्लास में पढ़ा हूं। तो लेकिन मैं वो मार्क्स अपनी शेखी मारने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने लिटरली क्लास के वक्त घर जाके हॉस्टल जाके पढ़ाई नहीं की है उस सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिलता था। ऐसा नहीं समय नहीं मिलता था, शरीर जवाब नहीं देता था। एकदम दिन भर से थक के आए, शाम को अपन आए, सोचते थे कि खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके पढ़ेंगे। भाई खाना खाने के बाद फिर पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं ना एक नया स्कीम निकाला था अपने लिए, वो मेरे भैया ने मेरे को बताया था जिसके साथ में रहता हूँ। बोले तू जब आता है ना, इमेच्योरिटी रहती है उस समय, बच्चे ही तो रहते हैं, जब मैं भी वहीं रहा हूँ। अब तो फिर भी आप लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इतना ज्यादा हो गया कि आप लोग अवेयर हो गए हो, जल्दी समझने लगते हो चीजों को। तो मेरे को उनने बोला था कि बोले देख अर्जुन, अपने कंफर्ट जोन में जहाँ आया ना तो पढ़ाई नहीं होती है। आता है ना, जूते उते उतारे ही मत कर, ऐसे ही मुंह हाथ धोए कर, थोड़ा सा चेयर में बैठ जाए कर, रिलैक्स करे कर, और बुक खोल के टेबल में बैठ जाए कर। चप्पल जूते उतारा, पजामा जामा पहना, हल्का हुआ, तो फिर रिलैक्स होने लगता है इंसान, और फिर थोड़ा तो उसको नींद आएगी चाहेगी। तो जब जब तेरे को पॉसिबल हो ना, तेरे को जैसे कुछ असाइनमेंट करना है, मिला हुआ है, थकान हो रही है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने का। आते थे, वैसे ही खाना खाते थे, और वैसे ही पढ़ने बैठ जाते थे। हमारे से भी जुझारू लोग थे कोई, तो मैं जहाँ पे हॉस्टल पे रहता था ना, तो वो कोचिंग क्लास का ही हॉस्टल था। तो मेरे पढ़ाई लिखाई पे योगदान जो है उस माहौल का भी बहुत ज़्यादा रहा। ऊपर से लेके नीचे तक सीएमए वाले डोलते रहते थे पूरे हॉस्टल में, क्योंकि कोचिंग का ही हॉस्टल था 3 फ्लोर का। और वहाँ का माहौल पढ़ाई वाला माहौल था उस हॉस्टल का। मतलब पढ़ाई के अलावा और कोई सुविधा नहीं थी, पढ़ाई करने की सुविधा थी बस। तो तुम्हारा मन डोल भी नहीं सकता। और लड़कियों का अलग था और लड़कों का अलग था, ठीक है। तो वैसा भी नहीं डोल सकता मन। और लड़कियों का अलग मतलब ऐसे सामने अलग नहीं, अलग किसी दूसरे एरिया में, ठीक है। तो हम पढ़ते थे ना, तो भाई तुम नीचे जा रहे हो ग्राउंड फ्लोर में, किसी का रूम खुला है, भैया चश्मा वश्मा लगा के पढ़ रहे हैं। ऊपर आ रहे हैं अपन पढ़ने के लिए, तो एक आध रूम में अपने ही साथी वाला पढ़ रहा है, तो अपने आप अपने को लगता है कि अपन क्या कर रहे हैं, समझे क्या। तो फिर अपन खुद ही बैठ जाते थे पढ़ने में। और इसके पहले ना, मतलब जिस हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले मैं 3 हॉस्टल बदल चुका था। मेरी खुद की इमीडिएट मासी जो है, कजन मासी, वो इंदौर पे ही रहती थी जहाँ पे मैं पढ़ता था। इंदौर का क्रेज बहुत खतरनाक था उस वक्त जब मैं कर रहा था ये सारी चीजें। उस समय सीएस सीएमए के लिए बहुत फेमस था इंदौर, जबरदस्त। टीचर भी क्वालिटी टीचर होते थे, अभी भी हैं, बट उतना क्रेज नहीं रह गया अभी उधर। बच्चा आजकल दिल्ली चला जा रहा है, पूना चला जा रहा है, लगे तो नागपुर चला जा रहा है, बट मेनली पूना और दिल्ली ज्यादा है। तो उसके पहले मैं इतने हॉस्टल बदल लिया था, तो मेरी मम्मी का कहना था या तो तू मासी के यहाँ रह ले, तेरे को जम नहीं रहा है, या तो तू रह ले खुद का फ्लैट लेके। उस समय फ्लैट सस्ते थे इंदौर में। तो मैंने कहा मम्मी, मैं अगर निकल लिया घर मासी के, और निकल गया अगर मैं हॉस्टल किसी अपने दोस्त के साथ, जो माहौल से कटूंगा ना मैं, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं यहीं ही रहूंगा और यहीं पढ़ूंगा। मैंने जितने समय वहां रहा है, मेरे पास हमेशा ऑप्शन था, गाड़ी भी थी, लेना है तो फ्लैट भी ले ले, आराम से अपने हिसाब से रहना, मतलब नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने का। क्योंकि हॉस्टल पे रिस्ट्रिक्शन है, 10 बजे अंदर घुसना है, मतलब घुसना, नहीं तो बंद हो जाएगा। हॉस्टल पे रिस्ट्रिक्शन है, सामने वाले को तकलीफ हो रही सोने में तो लाइट बंद करनी ही पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी है, वो भी रात को पढ़ने वाला है, तो तुम चालू करके
सो जाओ। तो ऐसे करके जो पढ़ाई का माहौल था ना वो नहीं छोड़ना था मेरे को। एक तो मैं वैसे ही बहुत मूर्खों का सरदार रहा था स्कूल टाइम में और इसमें कॉलेज में, मुझे वो छोड़ना नहीं था। कैसा मूर्खों का सरदार था पता है तुमको? शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को। बताऊं क्या? देखो बताऊंगा तो छोड़ के मत चले जाना क्लास, हाँ। मैं 10वीं में 2 सब्जेक्ट में फेलियर रहा हूँ, पता है ये बात? 10th में मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। 10th में, हाँ 10th में। एकदम कैपिटल और बोल्ड लेटर से FAIL, संस्कृत में और मैथ्स में। समझे? फिर तुमको लग रहा होगा ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है खड़े होके। तो मेरा शॉर्ट में बताता हूँ। मेरा ऐसा मानना रहा है कि स्कूल के जो मेरे टीचर रहे थे ना, मानना क्या है बात सत्य है, स्कूल के जो टीचर थे जब तक मैं स्कूल में पढ़ता था, तो टीचर वो ऐसे टीचर होते थे जो अच्छा पढ़ रहा है सिर्फ उनको ही ध्यान देना, और बाकी का क्या रे ये क्या करेगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग आए तो इनके ही गुणगान गाएं। हमारे को तो वो टारगेट लेके रखते थे, इसके पेरेंट्स को तो आने दो, बताते हैं करके। तो एक वो कारण, और साथ में क्लास 10th में बन गई थी मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ। तो इसकी वजह से दोनों चीज मिक्स हो गई। टीचर भी एक नंबर थे, कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता है, बोले हाँ ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड भी बन गई। तो ध्यान वैसे भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में, अपन वैसे ही पीछे, सिर्फ मूर्खों का सरदार। क्लास में कुछ भी होता था तो ऐसा होता था ना कि इन सब का सरदार कोई एक है, वो अपन थे। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि भाई अपन ने एक्चुअल में स्कूल लाइफ को जिया है, किताबी कीड़े बन के नहीं रहे। अपन स्कूल जाते ही थे भाई दिन भर के इंटरटेनमेंट के लिए। लिटरली मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा। 10वीं फेल हुआ, 11वीं में मेरे को 52% थे, 12वीं में मेरे को 55% थे। ठीक। अब ऐसा हुआ कि मेरे को ग्रेजुएशन आ गया। तो ग्रेजुएशन आ गया तो अब ऐसा था कि फर्स्ट ईयर तो हो गया ग्रेजुएशन का, सेकंड भी हो गया। मुझे जाना था बाहर पढ़ने के लिए, नहीं डिंगा मस्ती करने के लिए। तो 12th के बाद ही मैंने घर पे एक बार लड़ाई झगड़ा कर लिया था कि मेरे को बाहर जाना है पढ़ने के लिए। क्यों जाना था? क्योंकि मेरी 10th वाली गर्लफ्रेंड बाहर चली गई थी, तो साथ में जाना था। ये बात घर वालों को पता थी कि ये खुद के लिए नहीं जा रहा है, उसके लिए जा रहा है। मुझे जाने दिया गया नहीं। वैसे भी नहीं जाने मिलता क्योंकि मैं पढ़ना लिखने वाला तो था नहीं, और अब जो पर्पस है उसमें तो और नहीं जाने देंगे। बोले, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में गर्लफ्रेंड छूट गई, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, तुम दुख मना सकते हो। खुशी इस बात की, छूटने के बाद मैं आगे बढ़ा। तो नहीं, जब तक वो रहेगी ना, जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं, वो तुम्हारे लिए ब्लॉकेज जैसा काम करने वाली है। तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए और लड़कियों के लिए, और तुम्हारा वाला ब्लॉकेज के लिए। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर निकाला, सेकेंड ईयर निकाला, इस पे भी मेरे को 60% कभी नहीं आया, ग्रेजुएशन में भी। फिर मैं फाइनल ईयर में आया। फाइनल ईयर में आया तो मेरा ऐसा था कि भाई फाइनल ईयर के बाद अब क्या करूंगा मैं, हो गई ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूंगा। तो मुझे ऐसा था कि भाई मैं घर पे पहले बोल देता हूँ कि भाई ग्रेजुएशन के बाद मैं कहीं जाऊंगा, तुमने 12th के बाद मेरे को भेजा नहीं है। तो घर वाले बोले भाई अपने आप को प्रूव कर कि तू वाकई में पढ़ना चाहता है, कुछ ढंग के मार्क्स ला, कुछ तो दिखा, तब तो हम तेरे को भरोसा करें और भेजें। तो फाइनल ईयर में जस्ट कि मेरे को घर से बाहर निकलना है, पढ़ना है या दिंगा मस्ती करना है, मैं फाइनल ईयर में थोड़ा सा पढ़ लिया। थोड़ा सा पढ़ लिया तो मेरे को 70% मेरे जीवन में पहली बार बने, 70% डॉट। मेरे दोस्त वाले अलग शौक है। मेरे पिताजी रिजल्ट देख रहे हैं, बोले बुला उसको। वो बुलाने के बाद उनका एक ही प्रश्न था कि तूने किसको कितने पैसे खिलाए हैं, लिटरली यही क्वेश्चन था। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनका क्वेश्चन लाजमी इसलिए था, बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी, मेरे पिताजी मेरी उम्र में उस कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे थे। तो आज भी उनको लोग वहां जानते थे, और क्योंकि उनको जानते थे तो थोड़ा मेरे को पूछ लेते थे कि हाँ भाई पापा कैसे है, तू कैसा है। तो ऐसा वाला उनको था कि इनका टच तो बना है, तो कहीं ना कहीं ये जुगाड़ बैठा लिया होगा। तो मैंने बोला भाई कॉलेज है जहाँ पे जुगाड़ है, रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी से।
बरोबर है क्या, चेक भी वहीं होता। और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, आज भी उसका बहुत नाम है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो वहां पे है, वहां पे एडमिशन लेना आम खास बात नहीं है। तो बोले बढ़िया है, उनको एक दिन लग गया इस चीज को पचाने के लिए। अब ऐसा था कि चलो इसको, मम्मी का था कि भाई इसको भेजना तो है, क्योंकि मम्मी का ऐसा था कि बोल रहे तो भेज दो करके एक बार। फिर मैं इंदौर निकला पहली बार। पापा मम्मी को सीक्रेटली ये बात बोल दिए थे, मुझे नहीं बोले थे कि भाई जा रहे तो, बोले 2-3 महीने में दिंगा मस्ती करके वापस आ जाएगा, देख लेना करके। तो हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ के टोटल 6 लोग गए थे इंदौर पढ़ने के लिए। 6 में 5 ऐसे थे जो मेरे ही स्कूल के या किसी नेक्स्ट कजन स्कूल के, होता है ना अपन इस स्कूल के लेकिन सामने वाले भी अपने दोस्त है, ट्यूशन में मिल गए या मोहल्ले के हैं। ऐसे 6 लोग गए थे जो मेरे से बहुत अच्छे थे एकेडमिक्स में। 6 के 6 व्यक्ति ब्राइट स्टार हुआ करते थे, यानी कि स्कूल के हमेशा टॉप 10 में रहे हैं वो 6 और मैं एक साथ हुआ। हम सब गए, मेरे को बहुत ज्यादा होम सिकनेस हुई पहले। जाते समय भाई घर से मैं पहली बार निकला, माँ का लाडला, घर का छोटा। तो माँ का लाडला हूँ, घर का छोटा हूँ, कभी घर के कुछ काम नहीं किए, तुम बाहर निकल रहे हो, साला तुमको अपना चड्डी बनियान भी खुद धोना पड़ रहा है, खाना भी मैनेज करना पड़ रहा है, जो तुम घर में नाटक करते हो कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। तो ऐसे करके मैं घर से निकला तो सही, लेकिन निकलने के पहले और निकलने के बाद की जो परिस्थिति थी वो थोड़े मेरे को नाजुक कर दी। निकलने के पहले मम्मी पापा बजट बना रहे कि खाने में इसको कितना लगेगा, रहने में कितना लगेगा। तो अपने को मन में थोड़ा आया कि यार साला अपन कुछ और करने जा रहे हैं और ये लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो वहां पे मैं थोड़ा सा मॉरली डाउन फील कर लिया कि नहीं यार, जाऊंगा तो मस्ती तो करूंगा लेकिन पढ़ूंगा भी। वहां से वो चेंज आने लग गया। फिर मैं निकला वहां पे तो होम सिकनेस होने लग गई। हफ्ते भर में तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति गाड़ी में घूम रहा है वो बस के लिए धक्के खा रहा है धूप में, तो शरीर इतना एडजस्ट नहीं हो पाया था। तबीयत खराब हो गई, मैं मासी क्या हो गया, मैं रोने लग गया, मैं आ रहा हूँ वापस। मम्मी कह रही है, दिल में पत्थर रख गया। बहुत रोने के बाद, बहुत समझाने के बाद, जब मेरा एक ही डिसीजन था कि मैं वापस आ रहा हूं, तो माँ जो होती है ना वो दोनों रूप धारण कर सकती है, एक ममता वाला और एक कठोरता वाला। उस दिन मेरी माँ ने कठोरता वाला रूप धारण कर लिया, मेरे लिए ही, मेरे ही हित के लिए। बोले बेटा देख, अच्छा इसके पहले मैं ना सीपीटी किया हुआ था। सीपीटी तब 200 मार्क्स का हुआ करता था, तो मैं तुक्के से 100 मार्क्स में एग्जैक्ट पास हुआ था। वो भी क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल के सारे लड़के लोग 12th के बाद या 12th के साथ सीपीटी कर रहे थे। सारी लड़कियां भी वहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी वहीं थी। वो फेल हो गई, मैं पास हो गया सीपीटी में, तुक्के में। तो निकल गई पूना एमबीए करने के लिए, समझे क्या? और मैं वहीं रह गया था। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं, मम्मी का कहना था भाई सीपीटी किया तूने, फिर आगे तूने नहीं किया कुछ, तो दुनिया भर के कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था, 10 दिन गया छोड़ दिया। तू अलग अलग ट्यूशन ज्वाइन करता था, 10 दिन में छोड़ देता था। तूने जीवन में कोई भी चीज को कंप्लीट किया है क्या? बोले नहीं ना। बोले अब तू अपना घर छोड़ के गया है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और अब सबकी नजर तेरे ऊपर है कि ये क्या ही कर लेगा, देखते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया, तो अब तू क्या कर लेगा। बोले अब तू कुछ नहीं किया ना, तो तू ये सिद्ध कर देगा कि तू कुछ नहीं कर सकता है। भाई मेरी परिस्थिति, मैं मॉरली एकदम डाउन हुआ और मेरी माँ दे रही पंच पे पंच मेरे को। वो तुम्हारी लाइफ का पहला मैच्योरिटी हिट रहता है, पता है क्या? कि तुम तकलीफ में हो और तुम्हारा घर का ही बंदा तुमको पेल रहा है अच्छे से। अब जो मेरे को तकलीफ हो रही थी ना वहां पे, कि भाई मेरे को रहना नहीं हो रहा, मेरे को खाना नहीं जम रहा। क्या होता है, इंसान के पास ऑप्शन है ना, जब भी कि भाई मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं घर चले जाऊं, या तो मैं यहाँ रह लूं। तो जो ऑप्शन पसंद है मन वहीं डोलता है। अब ऑप्शन खत्म कर दिया मेरी माँ ने। ये डायरेक्ट नहीं बोला कि तेरे को घर नहीं आना है, बट इनडायरेक्टली बोल दिया तेरे को घर नहीं आना है, क्योंकि उसको पता था कि अब अगर ये घर आया, इसके दोस्त यार भी मुझे पता है कि क्या करेगा, एटलीस्ट बाहर रहेगा तो कुछ तो करेगा। तो द मोमेंट आपका ऑप्शन बंद हो गया ना,
तो आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई अब जो है यही है, आपके सारे दुख दर्द वहीं खत्म हो जाएंगे। क्यों? ऑप्शन की तरह तेरे पास अब सुख लेने के लिए। अब तुझे पता है कि तेरे को जो उखाड़ना है वो यही उखाड़ना है, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब तुम उसको मजबूरी बोल लो या एक्सेप्टेंस बोल लो कि भाई जो करना है यही करना है। क्लास मेरे को पहले से बहुत अच्छी पसंद आ रही थी वाली इंदौर में। आज उन गुरुओं की वजह से और अपनी माँ की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। फिर ऐसा है कि क्लास में और मन लगने लग गया, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है, तुमको यहीं रहना है जो रहना है। तो एक सबसे खास बात जो मैं वहां के टीचर्स में और अपने स्कूल के टीचर में डिफरेंस पाया, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल और मुझे समझ में आया, स्कूल का टीचर बड़ा बयास, बड़ा कंपैरिजन वाला, कि बेटा इतने ही हैं, तुम लोग अच्छा करो, तुम रैंक लाओगे, बोर्ड में भी इनको ध्यान दे रहे हैं, बाकी बैक बेंचर से घंटा लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ का टीचर जब बोल रहा था ना, तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा था, वो पूरे मास के लिए बोल रहा था। 500 के बच्चे वहां बैठते थे। तो खुशी इस बात की थी कि मतलब यार ये टीचर जब बोल रहा है ना, भाषण किसी एक के लिए नहीं दे रहा और किसी एक को नहीं कर रहा है। और यही इस कोर्स की ब्यूटी है, जब भी तुम इस कोर्स में आओगे ना, तुमको टीचर किसी एक बच्चे पे फोकस नहीं मिलेगा, सबको इक्वली बोलता है कि तुम भी कर सकते हो करके। बरोबर है क्या? वो टीचर वो असली गुरु था जो मेरे को बताया कि नहीं यार तू भी कर सकता है। क्लास में मन लगने लग गया, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, स्कूल में रटवाते थे। कंसेप्ट गया तेल लेने, बस थोड़ा सा पढ़ लो रट लो। यहाँ पे जड़ से पढ़ा रहे थे सारी चीजों को, तो मेरे को चीजें समझ में आने लग गई। समझ में आने लग गई, मैं पढ़ने लग गया। हफ्ते 10 दिन बाद ये परिस्थिति आ गई कि क्लास के ही बंदे जो चीज क्लास में नहीं समझती थे, वो आके मेरे से पूछते थे और मैं बता रहा हूँ। चौथे पांचवें दिन लगा यार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें पलटना शुरू हो गई थी। फिर हर क्लास के बाद 15-20 मिनट का सेशन होने लग गया, भाई अर्जुन ये समझा दे। लड़कियां आगे आगे से नंबर मांग रही है, ये बंदा होशियार है। मतलब तेरे को थोड़ी बताऊंगा मैं फेल हुआ हूँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी जा चुकी है अभी। तो पलटने लग गई चीजें, मेरे को मजा आने लग गया पढ़ाई में। पढ़ाई में मजा आने लग गया, तो तब पता चला कि सीएस में इतने ज्यादा लॉ होते हैं। मेरे को पता ही नहीं था सीएस में ऐसा कुछ लॉ होता है। पढ़ने लग गए। वो 7 लोग गए थे ना, पहला अटेम्प्ट आया, अकेला पास हुआ, 6 के 6 फेल। समझे क्या? तो सब फोन कर रहे हैं हमारे होम टाउन से, भाई क्या क्या चल क्या रहा है? बोले भाई लौंडे फेल हो गए, ब्राइट स्टार वाले, तू पास हो गया। अच्छा, इसमें सबसे मजे लेने वाले बैक बेंचर्स, अपना भाई पास हुआ है बोले। समझे क्या? अब यहाँ होने के बाद ना मेरे को तुक्के में एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक इमेज दिख गई। तब एंड्रॉइड वेंड्रॉइड नहीं आता था, ऐसी ब्लूटूथ से हम इमेज इमेज लेते रहते थे एक दूसरे से। तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात लिखी हुई थी, फिलोसफी लिखी हुई थी कि यदि तुम पहली सक्सेस पा जाओ ना, तो इसमें थमना मत, क्योंकि अगर तुम दूसरी उपलब्धि लेने में फेल हो गए तो लोग बोलेंगे कि तुम्हारी पहली सक्सेस लक से थी। बरोबर है क्या? मैंने कहा भाई ये मेरे ऊपर तो और फिट बैठ रही है, क्योंकि अब तो बोलने को हो जाएगा लोगों को कि आदमी ऐसे ही तुक्के में निकाल लिया। अभी देखते हैं दूसरे वाले में, भाई आंख इस बार डबल हो गई। समझे क्या? फिर लपेट दी अच्छे से। इस बार सेकंड ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ। वो वही कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ जिसपे हम 1956 पढ़े थे। 600 के करीब के आसपास सेक्शन थे, मॉड्यूल इतनी मोटी आती थी, और फेवरेट सब्जेक्ट था एकदम। सीएस में कंपनी लॉ अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो क्या ही ये वाली बात है। तो वही सिर्फ क्लास में मास्टर की बात लिखता था। मास्टर ऐसे लिखवाता नहीं था, सिर्फ पढ़ाता था, लेकिन मास्टर के मुंह से निकला एक एक शब्द, एक एक सड़ा सा चिंदी एग्जाम्पल मेरी कॉपी में मिलेगा। 400 पेज की बुक बना ली थी, घर गए कॉपी खोलते ही मास्टर की आवाज आनी चाहिए पढ़ के। ऐसा था मेरा कि भाई क्यों, ऑप्शन नहीं है ना, काहे का बैकअप उस समय और काहे का रिवीजन। एक बार कोर्स हुआ, तुम मरो, देखो क्या करना है, सिर पीटो, पास्ट एग्जाम पेपर निकालो, और सब फिजिकली मिलेगा। ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए स्कैनर खरीद के लाते थे, स्कैनर में सारी चीजें देखे, फिर रगड़ के पढ़े। तो इसमें 100 आउट ऑफ 88 आए कंपनी लॉ में। अब ये डिसाइडेड था कि लॉ में इतना इंटरेस्ट आ गया, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिए, कंपनी लॉ पढ़ लिए, सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिए, कमर्शियल लॉ पढ़ लिए, इतना मजा आने लग गया। तो ये फिक्स था मेरा
कि भाई एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद अपने को करना है एलएलबी, करना ही है। क्योंकि मुझे किसी ने ये बता दिया था, किसी ने क्या, मेरे मास्टर ने ही बताया था कि बोले अगर तेरे को इतना पढ़ के अच्छा लग रहा है ना, प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है बोले सीएस के अंदर, ये पूरा सब्जेक्ट होता है, जो तेरा चैप्टर है ना पूरा सब्जेक्ट होता है। मतलब क्या बात कर रहे हो, मतलब डिटेल, अब पढ़ेंगे भाई अच्छे से, समझे क्या। तो फिर ऐसे हुआ, ऐसे होके हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। एलएलबी में 3 साल था, हर साल में 2 सेमेस्टर होते थे, 6 के 6 सेमेस्टर में रैंक होल्डर रहा हूँ थ्रू आउट, 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके। घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा, बोले क्या हो गया इसको। अब घर वालों का ऐसा था, बेटा थोड़ा हम लोग को भी समय दे दिया कर। और लिटरली जो एलएलबी के ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ाई की ना, उस पे ऐसा था कि मैं 3 4 दिन पहले पढ़ता था उसके पेपर को, उसमें ही जो आया आया। उसका कारण ये था कि सीएस में अपन इतनी शिद्दत से पढ़ लिए थे कि इंटरप्रिटेशन का एक एज आ चुका था दिमाग में, तो जो चीज नहीं भी पढ़े उसको सही तरीके से समझने की कला डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं थी, एफर्ट खुद को डालना पड़ता था, तो हो गया वो, और पढ़ भी रहे थे। फिर वो खत्म हुआ तो एलएलबी और मेरे प्रोफेशनल के एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम साथ साथ में क्लियर हुए, यानी कि जहां मैं सीएस बना वहीं मैं 6 महीने बाद एलएलबी भी बन गया था। फिर करियर शुरू हो गया, तो मैं टीचिंग में आ ही गया था सब खत्म करके। तो फिर बाद में मैंने एलएलएम किया अपने करियर के साथ साथ में, उसमें कोई रैंक वैंक नहीं आई है क्योंकि उसमें पढ़े ही नहीं अपन इतना विशेष, साथ में करियर भी चल रहा था, सुबह से शाम तक लेक्चर ले रहे हैं, कल पेपर है तो शाम को पढ़ लिए, सुबह तक घिस लिए बिना सोए अपने आप को और पढ़ के आ गए। बट ठीक है, कभी भी उसमें ए ग्रेड के नीचे उसमें भी मार्क्स नहीं गए हैं, ऑन एन एवरेज अच्छा बना। और अभी पढ़ाई छूटी नहीं है, अभी जब जब समय मिलता है थोड़ा 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 केस स्टडी पढ़ लिए, कुछ पढ़ लिए। अभी सीट्स भी निकली नहीं है वहाँ की, तो जब हो जाएगा तो वो कर लेंगे। अब इसमें सबसे अच्छी हिट ये हो गई कि 19 20 21 कोविड का प्रकोप अच्छा था, धीरे से 21 22 में चीजें सही होने लग गई। उसी स्कूल से, जिस स्कूल से अपन कंप्लेन ही सुनते आए हमेशा, उस स्कूल से अपने को कॉल आया साक्षात प्रिंसिपल का, कहता बेटा आपको चीफ गेस्ट बन के आना है हमारे स्कूल में। समझे क्या। तो मैं कहा सर, हाँ तो मैं कहा सर कैसे, कहते बेटा इतनी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर ली तूने, हम भी तो बताएं अपने बच्चों को इसी स्कूल से निकला है करके। तो बुलाया था उसने सिर्फ मेरे को, मैं लेके गया अपनी माँ को, मतलब आज चल तो गए अपन वहां पे। उनको पता ही नहीं था कि भाई मैं अपनी माँ को भी लेके आऊंगा, तो मेरे लिए एक चीफ गेस्ट की चेयर उन्होंने रखी थी, जहां देखा रे इसकी माँ भी आई है करके, मतलब अब तक तो सिर्फ कंप्लेन ही सुनी, आज तेरे को सम्मानित करेंगे देख तू। बाजू में एक चेयर मेरी माँ के लिए और लगाए उनने, मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट में मिलेगा आपको ये, मेरी माँ बैठी हुई साथ में, खुश एकदम, मेरा लड़का है बोल के। तो मैं वहां पे भी जब स्पीच दिया, मैं बच्चों को, और वहां पे पेरेंट्स भी बैठे थे, मैं एक ही बात पे टारगेट किया, मैं कहा मैं इस स्कूल से कुछ नहीं उखाड़ा हूं, सीधी सी बात है। मैंने कहा यहाँ पे मैं पेरेंट्स को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, नंबर गेम में जाना ही मत, नंबर्स में उलझना ही मत कि तुमने कितने नंबर्स आए। ये नंबर, ये परसेंटेज तुम्हारा भविष्य सिक्योर नहीं करेंगे, ये नंबर, ये परसेंटेज तुमको अच्छा आदमी नहीं बनाएंगे, ये नंबर और ये परसेंटेज तुम्हारी जॉब नहीं लगाएंगे। एक ही चीज तुम्हारे को हर चीज सिक्योर कर देगी, सीखने की चाहत। और सीखने की चाहत डेवलप करो। फिर कोई 100 मार्क्स लाया है, कोई 50 लाया है, वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि सीख के क्या इनोवेशन, क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें कर रहे हो। आज सर्विस सेक्टर का जमाना है, इनोवेशन करते जाओ, अच्छी अच्छी चीजें करते जाओ, सक्सेस तुमको अपने आप मिल जाएगी। शार्क टैंक देख ही रहे होगे तुम लोग, कौन से बहुत उसमें एकेडमिशियन आ रहे हैं वहां पे, शार्क्स जो बैठे हैं वो पढ़े लिखे हैं, नो डाउट बहुत पढ़े लिखे हैं, बट जो बाकी के लोग हैं कौन है भाई, सिर्फ आइडिया लेके आ रहे हैं और चाहत लेके आ रहे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कर गुजर गए। अच्छा उस पे ऐसे भी नहीं, वो भी मुंह उठा के आ रहे, कितने चार्टेड अकाउंटेंट आए यार खुद, कि हमने कोर्स करने के बाद ये सारी चीजें
की है करके, तो बस वही काम करेगा। ठीक है, इतनी सी बात थी बस। ठीक है, आए वापस आए। शॉर्ट में बोलूंगा करके लंबा हो गया सारी चीजें। चलो बचा है थोड़ा कुछ पढ़ा सकता हूँ, आधा ही घंटा बचा है बट पढ़ा सकता हूँ, सुनिएगा बात को ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना। मजा आ गया? जी शुक्रिया शुक्रिया। अरे रुको रुको, मोटिवेशन से याद आया, ये मोटिवेशन नहीं है, बता रहा हूँ, ये गेट है ना, ये गेट को टच भी नहीं करेगा खोलने के लिए, उठने तक तेरा मोटिवेशन फुस हो जाएगा। मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन इनर होता है, कभी भी मोटिवेशन एक्सटर्नल होने वाला नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चल जाएगा, बहुत पंप फील होगा, भाई करना है करना है करना है, इधर से भाई निकलेगा नहीं धुआं, निकलने के पहले भूल जाएगा। मोटिवेशन नहीं है ये, बस मेरी छोटी सी स्टोरी है, बस इसमें ऐसा है कि इसमें से कुछ सीखने लायक तुमको मिला है तो वो उठा लो। इसको मोटिवेशन में मतलब, मोटिवेशन में एक अठन्नी का बिलीव नहीं करता मैं, सिर्फ पागल बनाने का काम है। मोटिवेशन हमेशा इनर ही आएगा, और इनर मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन ना मतलब इनर क्या बोलते हैं मोटिवेशन को, लाइफ जब बैलेंस्ड होती है ना, वो अपने आप मोटिवेटेड रहती है। और तुम्हारे को अगर मोटिवेटेड रहना है, बैलेंस्ड रहना है, उसका एक ही नियम है, दूसरा नियम है ही नहीं। इंटरनली अगर मोटिवेटेड रहना है ना, तो जीवन में अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा। अध्यात्म समझते हो? भगवान का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं। जब तक वो नहीं अपनाओगे, तुम्हारे जीवन का सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलते ही रहेगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, पैरेलल कभी नहीं जियोगे। तो जीवन जो है, महापुरुषों ने बोला कि मध्यम मार्ग में चलती, मध्यम मार्ग यानी कि बैलेंस्ड में, पैरेलल रहे तब। तो सरल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मान लो जीवन में कोई अध्यात्म नहीं है, जीवन में कोई परमेश्वर नहीं है, जीवन में कोई अल्लाह साईं वाहे गुरु नहीं है, तो ऐसा रहेगा जीवन, एक पल की खुशी आई, पट से कुछ हुआ, दूसरे पल दुखी हो जाओगे, और ऐसा गंदा दुखी होगे कि उठने में 4 दिन लगेगा। रिश्तों में दुख होगे, करियर में दुख पाओगे, व्यापार में दुख पाओगे, शरीर में दुख पाओगे, मानसिक दुख पाओगे, चलते रहेगा जब तक तुमने अपने जीवन में अध्यात्म को नहीं लाया। मोमेंट तुमने अध्यात्म, अध्यात्म को लाने का मतलब क्या होता है कि तुम जिसको भी मानते हो उनमें अपना मन सौंप देना, तन नहीं या धन भी नहीं, मन सौंपना, कि भाई हम तो नालायक हैं, हमको कुछ समझ में आता नहीं है, तो इतनी शक्ति दे कि तेरे रास्ते पे चल सके, क्योंकि उसका रास्ता सबसे पवित्र है। तो जब तुम उनसे ऐसी प्रार्थना करके कृपा मांगोगे, ब्लेसिंग मांगोगे, और जब आने लग जाएगी, तो ऐसा समझ लो कि जब तक अध्यात्म नहीं है, तुम्हारा मन जो है वो एक ठेले पे बैठा हुआ है, और ये जो संसार है वो एक गड्ढों वाला रास्ता है। ठेले पे बैठे हो, रास्ते पे चल रहा है, धड़ाधड़ बम्स में लगेगा क्योंकि ठेले पे हो। द मोमेंट आपने अपने जीवन में अध्यात्म को अपना लिया, आपका मन ठेले से हट के मर्सिडीज में आ जाता है। गड्ढे आज भी हैं, लेकिन गड्ढों का एहसास नहीं है, क्योंकि जीवन मध्यम मार्ग में हो जाएगा, मध्यम यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो चल ही रहा है, तुम देख ही रहे हो कैसा चल रहा है, कुछ ना कुछ लगे रहेगा। अभी कम लगा रहेगा क्योंकि अभी जिम्मेदारियां कम है, जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तुमको खुद रियलाइज होगा, अरे भाई पापा बड़े हो रहे हैं, मम्मी बड़े हो रहे हैं, पैर में खड़े होने का है, शादी करने का है, अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा। तो सबसे बेस्ट है सौंपना सीखो, बरोबर है क्या? चलिए बढ़ोगे आगे, आज का ज्ञान बहुत हो गया। ठीक है, सेक्शन नंबर कौन सा था? 108 और 110, इतना नोट